हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएमई 1, बिल्कुल नए स्टूडेंट्स के लिए। और एमएमई 1 में आपको पता है कि आपके चैप्टर्स जो हैं वो हैं चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक। और ज़्यादा इसके बारे में आप पढ़ोगे हाउ टू स्टडी एमएमई 1 में, वो वीडियो देख लेना। अभी सिर्फ क्लास कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर 2, तो बस उसके लिए हम थोड़ा सा बता दें आपको। एक नोटबुक लेकर के बैठना है, साथ साथ आपको कॉपी करना है। हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखते पेस को, ना ही बहुत स्लो रखते हैं, एक मॉडरेट रखते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो लिख भी पाएँ और समझ भी पाएँ। जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो लिख भी लेंगे और समझ भी लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे इन बिटवीन। जो थोड़े एवरेज वाले बच्चे होंगे वो समझ भी लेंगे और लिख भी लेंगे। जो थोड़े बिलो एवरेज होते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लेट होती है, वो बच्चे सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे। लिखने का काम उनको वीडियो देख करके फिर नोट्स बनाने का काम करना है, या फिर लास्ट में वो स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना सकते हैं। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। पढ़ते समय आपके पास नोटबुक, रीडिंग और कैलकुलेटर और कुछ रफ पेजेस होने चाहिए। रफ पेजेस इसलिए क्योंकि आप अपने नोटबुक को थोड़ा साफ सुथरा रखना चाहते हो, तो रफ पेजेस पे ट्राई करोगे कैलकुलेशंस वगैरह, तो वो फिर सही रहेगा। तीसरी बात, अगर कोई आपको डाउट आता है इन बिटवीन टॉपिक के, तो आप उसी टाइम अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कोई कंप्लीट क्वेश्चन है आपके मन में, तो फिर वो आप डाउट क्लास में लोगे, जो कि हमारे क्लास के बाद ही स्टार्ट होगी। अभी स्टार्टिंग है तो हो सकता है आपके ज़्यादा डाउट्स ना निकले हों, तो 2-4 क्लास के बाद डाउट क्लास स्टार्ट होता है। अगर है तो फिर आप आज से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना क्लास, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। हमारा टाइमिंग जो है वो आपका अभी 8 to 9:30 मतलब डिसाइड किया गया है। लेकिन एक टॉपिक अगर हमारा 9:15 पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद का टॉपिक अगर बहुत लेंदी है तो 9:15 पे क्लास ओवर हो जाएगी। कभी कभी कोई टॉपिक ज़्यादा टाइम ले लेता है तो 9:40 पे भी हो जाएगा। तो आप 9:45 लास्ट, जिस दिन भी थोड़ा अगर टाइम खिंच गया तो 9:45 विल बी द लास्ट टाइम। 9:15 से पहले क्लास नहीं होगी ख़त्म। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की अपनी क्लास, चैप्टर 2। जो बच्चे लेट से आए हैं वो बाद में रुकेंगे और मेरे से बात करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। अब जिन बच्चों ने दे दिया वो दे दिया, अब जो बच्चे रह गए हैं वो क्लास के बाद मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, और अगर मीटिंग खत्म होती है तो आपको दूसरा मीटिंग भी उसी लॉगिन आईडी से ज्वाइन करना होगा। स्टार्ट करते हैं, फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। सभी बच्चे काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास करके आपको डीयू में एडमिशन मिला है, तो फंक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा, ग्राफ्स भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेकिन एमएमई क्यों? एमएमई का फुल फॉर्म है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो हम कोई प्योर मैथ्स ऑनर्स नहीं कर रहे हैं, हमें मैथ्स के सिर्फ वो ट्रिक्स सीखने हैं, वो पार्ट को टच करना है जो इकोनॉमिक्स में हमें हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स में क्या क्या हेल्प करता है? तो कैलकुलस, अलजेब्रा एंड ग्राफ्स। ग्राफ्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप एक ग्राफ को देख करके ही माइक्रो मैक्रो में काफ़ी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड 15 to 20 एस्पेक्ट्स आप समझ जाओगे कि इस ग्राफ में का नेचर क्या है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, इसका इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, कहाँ पे प्रॉफिट पॉजिटिव हो, तो हर चीज़ आपको पता लग जाएगा। तो ग्राफ पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको बता दें कि आपके सिलेबस में जो एमएमई 1 है वो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमएमई जब आप पढ़ रहे हो माइक्रो मैक्रो के लिए, तो आपके 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे 2, 6, 7, 9। जिसने इस 4 चैप्टर पे कमांड कर लिया उसका समझो कि एमएमई 1 पे कमांड हो गया, और उसको कोई भी माइक्रो मैक्रो में प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ते समय। इस 4 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस देकर के पढ़ेंगे, और इसमें से पहला चैप्टर हम लोग आज ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2। ग्राफ जो है वो आपको चैप्टर 2 में भी ग्राफ मिलेगा और चैप्टर 9 में भी ग्राफ मिलेगा, और थोड़ा बहुत चैप्टर 6 में भी ग्राफ मिलेगा जब हम एजिम्टोड पढ़ेंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 में अभी बेसिक और शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स पढ़ना है। जब पढ़ाएंगे तो आप, कई बच्चे हो सकता है यूट्यूब से लेक्चर मेरे पुराने वाले देख भी लिए होंगे, शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स के बारे में हमें पढ़ना है। और चैप्टर 6 में वी विल बी रीडिंग अबाउट लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, एजिम्टोड्स, इन सब का ग्राफ जो बनेगा। और चैप्टर 9 में वी विल बी यूजिंग दिस मैक्सिमा, मिनिमा, कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्सेप्ट्स टू मेक अ ग्राफ। तो ग्राफ 3 जगह पे पढ़ना है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे चैप्टर 2, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग, फंक्शन। देखो, एक मैथमेटिक्स में ना बहुत सारे कंपार्टमेंट बटे हुए हैं, आपको पता ही होगा। अलजेब्रा होता है, अरिथमेटिक होता है, ज्योमेट्री होता है, मेंसुरेशन होता है, कैलकुलस होता है, मतलब इस तरीके से रियल एनालिसिस भी होगा, आगे चल के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के भी पार्ट्स होने लगेंगे। तो एक ऐसा टॉपिक है रिलेशन
जो कि आपको अलजेब्रा से किस में लेता जाता है, अलजेब्रा से कैलकुलस की तरफ शिफ्ट करा देता है। और ये रिलेशंस जो है वो हमें चैप्टर 1 में पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को पता है रिलेशन के बारे में। किसी भी दो सेट के बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी से रिलेशन डेराइव होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो रिलेशन में 1 इज लेस देन 4। अगर हम रिलेशन लेस देन 4 लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 is less than 4, 1 is less than 5 also, 1 is less than 6 also. 1 is related to each of 4, 5 and 6. 2 is again related to each of 4, 5 and 6. तो रिलेशन में एक चीज जो है वो कितने भी चीजों से ज्वाइंट हो सकते हैं, रिलेशन में अलाउड होता है। ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक होगा। रिलेशन थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ करके आए भी हो 11th-12th में। तो अभी हम लोग चैप्टर 2 में मेनली फोकस करेंगे फंक्शंस पे। तो रिलेशन में तो एक बात आप समझ गए कि एक प्री इमेज के बहुत सारे इमेज भी हो सकते हैं, एक प्री इमेज के बहुत सारे इमेज भी हो सकते हैं। हाँ जी बच्चे, तो फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है। जैसे 1 का 4 भी था, 1 का 5 भी था, 1 का 6 भी था, तो फंक्शन कहता नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई। एक प्री इमेज के इतने सारे इमेज, बिल्कुल नहीं। एक प्री इमेज का कितना होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। ये किसने कहा, फंक्शन की रूल ने कहा। तो एक प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। मेनी टू वन जरूर हो सकता है, मेनी जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं उनके फोटोज आपस में मैच कर सकते हैं, बट एक इंसान के दो फोटोज नहीं हो सकते अलग अलग, जो कि उसको डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाओ आप। ठीक है, जैसे एक ही इंसान का फोटो अगर शाहरुख खान और सलमान खान दोनों नहीं दिखेगा, शाहरुख खान है तो वो हर जगह शाहरुख खान ही दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो? एक इंसान का एक ही फेस रहेगा, एक ही फीचर्स रहेगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस। लेकिन बहुत सारे लोग जो दिखते हैं शाहरुख खान की तरह, तो 2-3 लोगों के फोटोज एक जैसे दिख सकते हैं, अरे ये शाहरुख खान की तरह दिख रहा है। मेनी टू वन होता है लेकिन वन टू मेनी नहीं होता। वन टू मेनी आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो फंक्शंस के लिए बेसिकली यहाँ पे 2 रूल्स है जो कि हम लोग करने जा रहे हैं। सो राइट डाउन। फंक्शंस के लिए क्राइटेरिया फॉर अ, यहीं से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। क्राइटेरिया फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन, रिलेशन टू बी अ फंक्शन। पहला क्राइटेरिया है बच्चे, फर्स्ट वन, ईच प्री इमेज मस्ट हैव सम इमेज, मतलब कोई भी प्री इमेज खाली नहीं होगा, सबका कोई ना कोई इमेज जरूर आपको मिलेगा। तो राइट डाउन फर्स्ट वन, ईच प्री इमेज। अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ईच प्री इमेज मस्ट हैव सम इमेज। भले ही इमेज में खाली हो सकता है, मतलब राइट हैंड साइड पे खाली हो सकता है कोई एलिमेंट, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर एरो लेफ्ट टू राइट गया हुआ है, जहां से एरो निकला है उस सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, सबके कुछ ना कुछ इमेज होंगे। दूसरा, ईच प्री इमेज मस्ट हैव यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन। ईच प्री इमेज मस्ट हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज बोले तो सिंगल इमेज, ब्रैकेट में लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। सिंगल इमेज मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती, जैसा कि अभी ऊपर वाले रिलेशन में मैंने शो किया था। तो इट विल बी नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चे, आपको बताना है कि इसमें से कौन से हमारे फंक्शन होंगे और कौन से नहीं होंगे। सो बी रेडी। और कौन सा क्राइटेरिया फेल हो रहा है ये भी आपको बताना है। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। नाउ सी 1 2 3, क्या ये फंक्शन होगा? अब आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन पूछा, जवाब आपको देना है। यस मैम, लेकिन इसमें दोनों क्राइटेरिया सही है। यस, देखो कैसे चेक करेंगे। 1 का इमेज है, पहले तो ये चेक करना है कि इमेज है या नहीं। 2 का यस, 3 का भी यस। 1 के कितने इमेज है? सिंगल। 2 के कितने इमेज है? सिंगल। 3 के कितने इमेज है? सिंगल। यस, इट इज अ फंक्शन। इमेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। 7 खाली है तो है, हमारा कुछ नहीं जाता। समझ में आ रही है बात? लेफ्ट हैंड साइड पे कोई खाली नहीं होना चाहिए।
अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? एस, हाँ 3 हैज नो इमेज, 3 के पास कोई इमेज ही नहीं है बच्चे। ये क्या हो गया? ये तो प्री इमेज में एक एलिमेंट खाली रह गया। अब देखो जरा, अगर ये यस आपने जवाब दिया तो इसका डोमेन डोमेन हो जाता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। सेट, और सेट ऑलवेज हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस को यूज करके, तो कर्ली ब्रेसेस ही आपको यूज करना है। और इसमें कौन कौन से आपके प्री इमेज हो रहे हैं? 1 2 एंड 3, तो यू हैव टू राइट 1 2 एंड 3, दैट इज डोमेन सेट। हर फंक्शन का एक डोमेन होता है, एक को डोमेन होता है और एक रेंज होता है। The domain is the set of all pre-images. Codomain, the set associated with domain set where we find the image of pre-image. That set is called codomain. यहाँ पर codomain में आएगा बच्चे आपके 4 5 6 and 7. 7 will also come in codomain. भाई वो बगल वाले सेट में है तो सही ना, है तो सही। अब रेंज की बात हो रही है तो ओनली इमेज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड रेंज, यानी कि 4 5 एंड 6। समझ में आ गई बात? तो डोमेन हो गया हमारा प्री इमेज का सेट, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे सेट होगा। को डोमेन हो गया राइट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट लेंगे, चाहे वो किसी के इमेज हैं या नहीं है। लेकिन रेंज में हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जो किसी के इमेज बने हैं। ओके बच्चे, अब बी रेडी। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये है हमारा फंक्शन? नो। अच्छा, नो बोल रहे थे तो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आपको यूनिक इमेज नहीं लग रहा था ना। ध्यान से सुनो, मैंने यूनिक इमेज का तभी ब्रैकेट में लिखवाया सिंगल इमेज। यस इट इज अ फंक्शन। इस कंफ्यूजन को खत्म कर लो, ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 1 2 3 तीनों हमारे प्री इमेज है एंड डोमेन सेट के एलिमेंट्स एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट है सम इमेज। पहला कंडीशन हो गया फुलफिल, ओके। दूसरे कंडीशन पे आओ, 1 के कितने इमेज है? 1 सिर्फ 4 के साथ लिंक्ड है, देयर इज ओनली 1 इमेज। 2 भी सिर्फ 4 के साथ लिंक्ड है, तो 2 हैज ओनली 1 इमेज। 3 इज लिंक्ड विथ 5, तो 3 हैज 1 इमेज। तो ये क्या हो गया? यस इट इज अ फंक्शन। अभी टाइप्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन है या नहीं, यस नो में आपको जवाब देना है। इट इज अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन रेंज आपको बताना है बच्चे। डोमेन क्या होगा जल्दी बताओ, साथ साथ यस साथ साथ बोलना है, जैसे क्लास होती है ना हमारी लाइव, जब क्लासरूम होता है उसी तरीके से। को डोमेन में क्या आएगा? 4 5 6 एंड 7 भी आएगा। रेंज में क्या आएगा बच्चे? रेंज में आएगा सिर्फ 4 एंड 5। अब एक और एग्जांपल आप बताओ, कैसे टाइप्स पे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, क्या ये है हमारा फंक्शन? यस। यहाँ भी वही चीज देखेंगे कि 1 2 3 तीनों के इमेज है। 1 के कितने इमेज है? सिंगल। 2 के भी सिंगल, 3 के भी सिंगल। मतलब मेनी टू 1 जा सकते हैं, लेकिन 1 टू मेनी नहीं होगा। तो अब एक और एग्जांपल बताओ। 5 6 7, क्या ये है फंक्शन हमारा? क्यों नहीं है? लॉजिक, हाँ, एज 1 हैज नो यूनिक इमेज। मोर देन 1 इमेज है या फिर नो यूनिक इमेज भी आप लिख सकते हो। दैट इज मोर देन 1 इमेज, मोर देन 1 इमेज। ठीक है, तो नो में आपको यही ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं रहा 1 टू मेनी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और कहीं कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे खाली तो नहीं रह रहा, जैसे यहाँ खाली था।
बस यही 2 क्राइटेरिया है, बाकी हर जगह ये फंक्शन हो जाते हैं। तो अगर हम फंक्शन का एग्जाम्पल समझ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत, तो फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर दिक्कत है तो यहीं पे पूछ सकते हो। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आपका नेटवर्क बिल्कुल साउंड होना चाहिए। कई बार कई बच्चे ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हो तो बचा करके रखा करो। वैसे वाईफाई तो आजकल सभी कोई लगा ही लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बच्चे आपको 2 वर्ड याद रखना है, एक तो वन वन और एक मेनी वन। ध्यान से सुनना। मेनी वन। वन वन में भी 2 टाइप होंगे, एक ऑन्टो और एक इंटो। पढ़ा होगा आपने 11th-12th में। मेनी वन में भी ऑन्टो एंड इंटो। तो ऑल टुगेदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन कौन से? वन वन के साथ एक ऑन्टो लग जाएगा, फिर वन वन के साथ एक इंटो लग जाएगा, मेनी वन के साथ एक बार ऑन्टो लग जाएगा, और मेनी वन के साथ एक बार क्या लग जाएगा? इंटो लग जाएगा। 1 मिनट बच्चे रुक जाओ, आ रहे हैं आपके क्वेश्चन पे। वन वन ऑन्टो हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। बाकी तीनों का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। ओनली इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। ओनली दिस फंक्शन हैज़ इनवर्स, या जो भी समझो। बाकी तीनों में इनवर्स नहीं होता है, यहाँ इनवर्स होता है। इसका काफ़ी यूज़ होता है इनवर्स वगैरह में। जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह सब उसमें पढ़ेंगे, तो वहाँ भी इस चीज़ का यूज़ करेंगे कि फंक्शन इज़ वन वन ऑन्टो, यानी प्रूफ करेंगे वहाँ, जैसे 11th में करते थे ना वैसे ही। मैम माय नेम इज़, क्या हो गया? किसी का आया था चैट और हट गया, डिलीट कर दिया क्या बच्चे ने? तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। ये देखो वन वन ऑन्टो। पहले आप इंटो को समझो। 1 2 3 4 5 6 7। वन वन का मतलब सिंगल प्री इमेज हैज सिंगल इमेज। सिंपल सी बात है। इसमें देखो ये फंक्शन है, पहले तो फंक्शन होना चाहिए। यस, फंक्शन है क्योंकि 1 2 3 तीनों के इमेज है और सबके सिंगल सिंगल है। 1 का 4, 2 का 5, 3 का 7। ओके, यस इट इज अ फंक्शन। फंक्शन के बाद आप देखोगे कि सबका सिंगल सिंगल ही है ना। 1 का 4, 2 का 5, 3 का 7। उल्टा भी देख लो, 4 का 1, 5 का 2, 7 का 3। उल्टा भी एक बार राइट टू लेफ्ट चल करके देख लो, हो गया 1 1। अब ऑन्टो या इंटो के लिए इसका कोडोमेन बताओ। कोडोमेन बड़ा आ गया, कोडोमेन में आ गया 4 5 6 और 7। और रेंज में क्या आ गया? ओनली 4 5 एंड 7। So if range is smaller set than codomain, then the function is ento. इंटो के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगा, उससे छोटा ही रहेगा। कम से कम एक एलिमेंट का भी तो डिफरेंस होना ही चाहिए। अगर सेम टू सेम आ गए दोनों तो वो ऑन्टो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ऑन्टो। तो इसमें आपको लिख दोगे कौन सा टाइप है ये। वन वन तो है ही और इंटो। पहला टाइप खत्म। नेक्स्ट में हम वेट करेंगे, आप लोग डिसाइड करके मुझे बताना कि नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है। ये सबको समझ में आ गया? वन वन इंटो, ठीक है। नेक्स्ट, बी रेडी। ये कौन सा फंक्शन हो सकता है? गलत होगा कोई बात नहीं, ट्राई तो करना चाहिए। अभी तो पढ़ रहे हैं ना, अभी सीख रहे हैं, तो अभी गलत भी बोलोगे तो उसके लिए कुछ नहीं है। ना कोई इंप्रेशन बैड बनेगा, ना कोई पनिशमेंट मिलने वाला, क्योंकि अभी हम लोग सब कोई मिलकर के सीख रहे हैं। हाँ, एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगर कभी क्वेश्चन पूछा मैंने और तब गलत जवाब आया, तब आपको फिर सुनना पड़ेगा मेरे से। ये क्या है? नो वन वन। हाँ, ये नो क्यों लिख रहे हो बच्चे आप? इसको बोलेंगे मेनी वन। ठीक है, मेनी वन।
क्योंकि दो जगह पे तो दिख गया ना, 1 and 2 हैज सेम इमेज, फंक्शन तो होगा, ये फंक्शन में से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। मेनी वन हो गया, और इंटो इसलिए क्योंकि एक 5 खाली रह गया, तो मेनी वन इंटो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। ये क्या है? ये है मेनी वन ऑन्टो। यस, ये मेनी वन ऑन्टो है। मेनी वन इसलिए क्योंकि मोर देन वन प्री इमेज है सेम इमेज, और ऑन्टो इसलिए क्योंकि इसका कोडोमेन में भी 4-5 और रेंज में भी 4-5 ही है, दोनों सेम टू सेम ओवरलैप कर गए बिल्कुल। ये जैसे बोलते हैं ना, ये देखो, ये माई फिंगर्स आर ऑन द फिंगर्स, बिल्कुल ओवरलैप हो गया। लेकिन माई फिंगर इज इन द हैंड, हैंड बड़ा है और फिंगर छोटा है, इन उसके लिए यूज करते हैं। ऑन कब यूज करते हैं? जब बिल्कुल ओवरलैप हो जाए। तो मेनी वन ऑन्टो, समझ में आ गया थर्ड टाइप भी। अब नेक्स्ट, अब तो आप लोग आइडिया लगा ही लोगे, एक ही तो टाइप रहता है। ये कौन सा टाइप है? 1-1 और ऑन्टो, 1-1 भी है और ऑन्टो भी है। देखो ध्यान से, 1 का एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, और 1, 2, 3 के इमेज हैं, तो ये तो फंक्शन हो गया। 1 का एक इमेज और 4 का एक प्री इमेज, दोनों साइड से देखो, 2 का एक इमेज है 5 का प्री इमेज भी एक ही है, 3 का एक इमेज है 6 का भी एक ही प्री इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा? 1-1 ऑन्टो, इसलिए क्योंकि इसका कोडोमेन भी क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा 4, 5, 6, और रेंज भी हो जाएगा 4, 5 एंड 6। ये हो गया ऑन्टो। समझ में आ गई बात? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसलिए माना जाता है, चारों एग्जाम्पल समझ गए ना? अब इस पे हम थोड़ा सा रेड पेन यूज करने वाले हैं। आप रिवर्स चलो, रिवर्स चलोगे, रेड पेन सिर्फ देखना। तो 4 का, या चलो अलग से ही बना देते हैं, इसको गंदा करें, इसका जरा रिवर्स करना, रिवर्स करोगे तो 4, 5, 6 यहाँ, 1, 2, 3 इधर, 4 is linked with 1, 5 is linked with 2, 6 is linked with 3। तो ये भी एक फंक्शन आ गया बच्चे। यस, इनवर्स इज ऑल्सो अ फंक्शन, इनवर्स इज ऑल्सो अ फंक्शन। ऐसा सिर्फ 1-1 ऑन्टो में ही होता है, दूसरे में क्यों नहीं होता वो देखते हैं। बच्चे आप अपना माइक म्यूट कर लें। यहाँ देखो, इसका जब इन्वर्स बनाओगे, सब इन्वर्स यही बना लेते हैं। दिस इज 4, 5, दिस इज 1, 2, 3, तो 4 इज लिंक्ड विथ 1 और 4 इज लिंक्ड विथ 2 ऑल्सो, एंड 5 इज लिंक्ड विथ 3। क्या ये फंक्शन होगा? नो, क्योंकि 4 के पास तो यूनिक इमेज है ही नहीं। 4 दो इमेज से लिंक्ड हो गया ना, 1 और 2 दोनों से, 4 के दो इमेज निकल आए, तब ये हमारा फंक्शन ही नहीं होगा, तो इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। तो मेनी वन में इन्वर्स नहीं हो पाता है, इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेनी वन में जब हम उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे डायरेक्शन, तो फिर ये 1 to many हो जाएगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 1 to many, ये वो यूनिक इमेज वाला क्राइटेरिया फेल करेगा। इंटो में इसलिए इन्वर्स नहीं होता, इंटो वर्ड, क्योंकि जब आप उल्टा करोगे तो 5 का कोई इमेज ही नहीं मिलेगा आपको, इधर 6 का कोई इमेज नहीं मिलेगा, तो चाहे 1-1 हो या मेनी वन हो, इंटो का भी इन्वर्स नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? नो इन्वर्स, नो इन्वर्स। तो इन्वर्स सिर्फ एक ही कंडीशन में निकलेगा, वो है 1-1 ऑन टो। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, 1-1 के साथ एक बार ऑन्टो लगा दो, एक बार इंटो लगा दो, मिनी वन ऑन्टो, मिनी वन इंटो, और इन्वर्स सिर्फ 1-1 ऑन्टो का ही होता है। इज दैट क्लियर? तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे ये हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं,
सोच समझ करके जवाब देना। ये आपके पेपर में आया भी हुआ है 2011 में, जब पहली बार सेमेस्टर सिस्टम लगा था ना। पहले तो ईयर वाइज ही एग्जाम होते थे, पूरा साल पढ़ो, लास्ट में एग्जाम होता था। फिर सेमेस्टर सिस्टम लगा। पहले सेमेस्टर सिस्टम में उन्हें सक्सेसफुल शो करना था, इसलिए उन्होंने काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे। उसी में से एक इजी क्वेश्चन आज आपसे हम भी पूछते हैं इस क्लास में। एक इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 50 बच्चे हैं। फर्स्ट पार्ट में सबको रोल नंबर दिया जा रहा है। विल इट बी अ फंक्शन? अगर है तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा? दूसरा है पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर मार्क्स रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है। विल इट बी अ फंक्शन? दोनों का जवाब देना है, सोच समझ करके बोलो। पहले का क्या जवाब होगा? रोल नंबर देना। ठीक है। और दूसरे का क्या आपको लगता है? पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, 50 बच्चों को मार्क्स दिया जा रहा है। ऑनटो आपने बोला, ठीक है। इंटो होगा, इंटो मेनी वन इंटो होगा, देखते हैं कैसे। मेनी वन ऑनटो नहीं होगा बच्चे, सेकंड में मेनी वन इंटो होगा, देखते हैं कैसे। फर्स्ट तो इजी है, सबने समझ ही लिया होगा। फर्स्ट में अगर इधर 50 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 से लेकर के 50, तो देखो हर बच्चे का अपना एक रोल नंबर होता ही है। अगर वो सेक्शन है, रोल नंबर 1 से ये स्टार्ट होगा। वैसे कॉलेज में जनरली अगर 5-6 सेक्शन होते हैं तो 201 202 ऐसे भी रोल नंबर हो जाते हैं कोर्स के हिसाब से। अभी हम लोग यही मानते हैं कि 1 2 3 से लेकर के 50 रोल नंबर्स हैं, और सबको कोई ना कोई थर्ड स्टूडेंट का हो सकता है रोल नंबर 1 हो। तो अब रोल नंबर 1 किसी को नहीं मिलेगा। पहले बच्चे पे जिसका लिस्ट में नाम है उसका हो सकता है रोल नंबर 5 हो। लाइक दिस वे हर बच्चे को एक एक रोल नंबर ही मिलेगा, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल हैव सर्टेन रोल नंबर। तो सबसे पहले तो कि सबका एक इमेज है, ये भी क्राइटेरिया हो गया। एंड नो स्टूडेंट, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको रोल नंबर नहीं मिला होगा। तो यूनिक इमेज वाली भी बात हो गई, दोनों हो गया। तो येस इट इज़ अ फंक्शन। और 1 1 ऑन 2 के लिए आपको ये बताना होगा कि हर स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिला, और उल्टा चले तो एवरी रोल नंबर इज गिवन टू ओनली 1 स्टूडेंट, सो इट इज़ 1 1 ऑन 2। इसलिए क्योंकि इफ देर आर 50 स्टूडेंट्स देन देर आर ओनली 50 रोल नंबर्स एसोसिएटेड इन द क्लास ऑल्सो, अलॉटेड इन द क्लास। तो 50 स्टूडेंट 50 रोल नंबर्स, इसलिए ये ऑन्टो हो गया। और सारे ऑक्यूपाइड होंगे, कोई रोल नंबर खाली नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों की सीट है, 50 बच्चे आगे, 50 रोल नंबर खाली रह गए, ऐसा नहीं होता है। जितने बच्चे होते हैं 42 45 48 उतने का ही बनता है ना अटेंडेंस रजिस्टर, उतने ही रोल नंबर दिए जाते हैं। तो इट इज़ 1 1। पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा, इसमें लैंग्वेज के ही मार्क्स थे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो 1.5 फर्स्ट में, 1.5 टू में। तो मैंने जितनी भी बातें बोली इसके लिए आपको एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। बी में देखो पेपर मार्क्स रिजल्ट 1 2 3 से लेकर के 50 मार्क्स। अगर 100 मार्क्स का पेपर हो तो किसी को 0 भी आ सकता है। 1 2 3 100 बच्चे, यहीं पे क्लियर हो गया कि ये ऑन्टो नहीं होने वाला। 50 बच्चे हैं। यस जानवी पूछो। ओ ओ ओ नहीं नहीं, ऑन्टो ही होगा। मैंने इंटो लिख दिया है, बताया तो मैंने पढ़ाते वक्त तो ऑन्टो ही प्रूव किया है। ऑन्टो ही होगा, ठीक है। वो गलती से इंटो लिखा गया था। अब ध्यान से देखो सेकंड में 1 2 3 50 किसी को 0 मार्क्स भी आ सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट 3 चैप्टर्स डफर है, तीनों को 0 मार्क्स मिल गए हैं, और लास्ट के 3 बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि तीनों को 100 भी मिले हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बताओ। और हो सकता है कि ये जो 1 to 20 मार्क्स किसी के आए ही ना, तो कुछ एलिमेंट तो भाई कोडोमेन में खाली भी रह गए, तो ऑन्टो तो कैंसिल हो गया। और आपको दिख रहा है कि ये मेनी वन हो सकता है। एक ही मार्क्स के बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल सकता, मिल सकता है। अगर 4-5 बच्चे मिलकर चीटिंग करते हैं, सबके सेम मार्क्स नहीं आ जाते। तो वहीं पे आप लॉजिक दोगे। सबसे पहले तो ये कहोगे कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए क्या लॉजिक दोगे कि ईच ऑफ 50 स्टूडेंट्स विल गेट सर्टेन स्कोर कार्ड। तो ईच स्टूडेंट, ईच प्री इमेज हैव सम इमेज। दूसरा, ईच स्टूडेंट विल गेट अ यूनिक स्कोर कार्ड। एक बच्चे को ये नहीं कि यस यू आर द लकी वन, यू हैव गॉट 65 ऑल्सो, यू हैव गॉट 90 ऑल्सो, ऐसा नहीं होता है। एक पेपर में एक ही मार्क्स आते हैं। तो इट हैज यूनिक इमेज, सो इट इज अ फंक्शन। फंक्शन आ गया।
अब फंक्शन के बाद आप ये बोलोगे कि मोर देन वन स्टूडेंट मे हैव सेम मार्क्स। लक भी हो सकता है, चीटिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या टीचर ने एवरेज मार्क्स चिपका दिया होगा। मोर देन वन स्टूडेंट मे हैव सेम मार्क्स, सो इट मे बी मेनी वन फंक्शन। अब इनटू इसलिए क्योंकि सम ऑफ द मार्क्स मे नॉट बी अटेंड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। हो सकता है कि किसी को 50 मार्क्स आया ही ना हो, कुछ एलिमेंट इसमें खाली भी रह सकते हैं। सम ऑफ द एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट मे बी अनऑक्यूपाइड या अनएसोसिएटेड विथ प्री इमेज, सो इट इज मेनी वन इनटू। तो ये तो एक बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा ही कोई लॉजिकल क्वेश्चन दूसरा भी बना करके आ सकता है, तो वहां पे आपको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है और लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो फिर भी कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो हमने 11th-12th में पढ़ रखा है, मैडम क्या पढ़ा रही हैं। लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इसमें सबको इंटरेस्ट आने वाला, बिकॉज दिस इज द न्यू वन, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। जिन बच्चों ने अपना इंट्रो नहीं दिया है वो क्लास के बाद रुक करके अपना इंट्रो देंगे। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस पे भी थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे देते हैं। एमएमई में क्या है ना कि कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये आपको बता दिया होगा आपके टीचर्स ने या सीनियर्स ने, इसलिए मैथमेटिक्स को सब डिफिकल्ट मानते हैं। वैसे ये डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन ये पेपर का जो फ्रेमिंग होता है ना उसकी वजह से ये डिफिकल्ट पेपर बन गया है। आप चाहे जितना भी पढ़ लो बुक से, बुक का क्वेश्चन नहीं आना है। अब तो खैर थोड़ा 20-30% क्वेश्चन दिखने भी लगे हैं बुक के, पहले तो बिल्कुल बुक का क्वेश्चन नहीं आता था। कुछ ना कुछ चेंज और हाइब्रिड क्वेश्चन होते थे। हाइब्रिड इन द सेंस आपने 2 पढ़ा 6 पढ़ा, दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन बना देंगे एग्जाम में। 2 6 7 9 को मिलाकर के क्वेश्चन बना देंगे, 2 3 4 को मिलाकर के क्वेश्चन बना देंगे। ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि जिसके पास नॉलेज है वही कर पाएगा, जो सिर्फ एग्जाम के पहले रट्टा मारते हैं या जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस बच्चे जो शॉर्ट टर्म में पढ़ना चाहते हैं उनसे नहीं होगा, मुश्किल होगा। अब वो कितने शार्प हैं माइंड से उन पे डिपेंड करता है। पास तो कर जाते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो करना क्या, अब आप कहोगे कि जब मैम क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होगा और बुक से आएगा ही नहीं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेस यही होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक, फॉर्मूला सब कुछ यही इस्तेमाल होगा, इससे बाहर नहीं यूज होगा क्वेश्चन में। तो जब तक हम 2 और 3 को नहीं पढ़ेंगे उसके हाइब्रिड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये तो हम लोग आपको पीपी में शो करेंगे ही ना। हाँ, उसी का जवाब दे रहे हैं। रीडिंग इज नॉट यूजलेस। रीडिंग करेंगे हम लोग, रीडिंग करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, तब हर चैप्टर अलग अलग तरीके से हमारा तैयार होगा। फिर हाइब्रिड क्वेश्चन के लिए हम लोग पीपी करते हैं। पीपी करोगे तो पता लग जाएगा कि एक क्वेश्चन का ए बी सी पार्ट किस तरीके से अलग अलग चैप्टर से आते हैं। सो रीडिंग इज नॉट यूजलेस। ये बुक तो बहुत बढ़िया बुक है। बाहर की यूनिवर्सिटी में पता है एमए में ये बुक पढ़ाई जाती है, सिट सेटर एंड हैमन। जो बच्चे यहाँ से, बहुत सारे बच्चे यूके वगैरह जाते हैं ना, तो डीयू से ये फायदा होता है कि डीयू में ये ग्रेजुएशन में पढ़ा दिया जाता है। और वहाँ बाहर की यूनिवर्सिटी में अगर आप एमए में एडमिशन लोगे तो 1 सितंबर या अक्टूबर में होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो आपका एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन वो खुद से जज करेंगे कि वेदर यू आर एलिजिबल टू डू एमए और नॉट। उस एलिजिबिलिटी टेस्ट में वो मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, कि उनको ये लगता है कि जो जिस बच्चे को मैथ्स का नहीं आएगा वो कैसे समझेगा माइक्रो मैक्रो। तो सारे हमारे बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते हैं वो उस टेस्ट को बड़े आराम से पास कर जाते हैं। लेकिन जो दूसरे कंट्री के बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, दूसरे कंट्री के बच्चे, वहाँ इतना मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता। हमारे यहाँ तो इसलिए मैथ्स कर दिया ना कि मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे को ही मिलेगा इको ऑनर्स। पहले डीयू में भी था कि बिना मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे को भी को मिल जाता था, अब नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोगों में से अगर कोई बाहर जाएगा तो देखना कितना फायदा होगा। तो ये बुक बेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में इस बुक को पढ़ाया जाता है इको ऑनर्स में अच्छे अच्छे जगह पे। पीपी मीन्स प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर करोगे तो पता लग जाएगा कि क्या है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट तैयारी तो हमें इसी बुक से करनी है, पढ़ना तो हमें यही है। क्वेश्चन हम लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। और एट द एंड ऑफ टाइम आपको सब कुछ आता होगा, आप क्वेश्चन भी कर लोगे पेपर का, तो घबराओ मत। मैंने बस ये कहा कि आपको स्टार्टिंग से सीरियसली पढ़ना है, ये नहीं कि बस 10 दिन पहले बुक उठाया, क्वेश्चन 2-3 साल का देख लिया और पास कर गया, वो नहीं होने वाला। अब स्टार्ट करें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट।
मैंने ये थोड़ा सा जगह छोड़ दिया वर्टिकल लाइन टेस्ट लिख करके, उसका लैंग्वेज लिखवाएंगे। पहले आप मुझे एक चीज़ का जवाब दो, अगर मैंने एक ये किसी कर्व का मतलब किसी फंक्शन का या किसी रिलेशन का कर्व है, वर्टिकल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने कहीं पर भी एक ऐसा वर्टिकल लाइन बना लिया जो कर्व को कट करता है मोर देन 1 पॉइंट, अगर कर्व पे कहीं भी एक सिंगल वर्टिकल लाइन भी मिल गया जो कि मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब हो जाएगा ये सेम एक्स है, तो ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। अब जरा देखो तो x रिप्रेजेंट्स डोमेन ना, तो इधर x है, इसके दो दो इमेज निकल रहे हैं। अब क्या ये फंक्शन होगा? नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? एज सिंगल x हैज सिंगल प्री इमेज हैज मोर देन, एक मिनट, मोर देन 1 इमेज। देखो अगर वर्टिकल लाइन ने एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ जी, वो नहीं, मेनी वन नहीं है, 1 to मेनी हो रहा है, मेनी वन नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो ये x के दो दो इमेज निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया फंक्शन में, तो कहते हैं ये क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए, यूनिक इमेज का क्राइटेरिया फेल हो रहा है। फेल हो रहा है तो फिर ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का भी यही है हमारा मतलब। अब ये बताओ ये होगा? नहीं होगा, इसमें भी कट करके एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करके निकल रहा है, नहीं होगा। तो लिखेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट में, इफ एनी वर्टिकल लाइन, लैंग्वेज अब आप खुद भी बना सकते हो, इफ एनी वर्टिकल लाइन cuts the graph at more than 1 point, then the graph does not represent a function। मतलब ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ऐसे ही है, भी ग्राफ है कुछ भी। द ग्राफ डज नॉट, और इस पे क्वेश्चन आता है, आपके बुक में भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, यानी एक सर्कल भी फंक्शन नहीं है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा बच्चे, क्योंकि आप इसका बनाओगे सर्कल, ये लो वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गया, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इलिप्स, हाइपरबोला, इन सब टाइप के जहां भी आपको वर्टिकल लाइन कट करते हुए मिले वो सब फंक्शन नहीं होंगे। वर्टिकल लाइन क्लियर? मैम स्टैंडर्ड पैराबोला विल बी फंक्शन। स्टैंडर्ड पैराबोला से आप क्या समझते हो? जो आप पहली बार पढ़े थे जिंदगी में, वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax, कैसे होगा ये फंक्शन? तो वर्टिकल लाइन ने एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दिया ना, नहीं होगा फंक्शन। लेकिन अगर आप इस पैराबोला की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यस इट विल बी अ फंक्शन, क्योंकि एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसका जवाब होगा यस, इसका जवाब होगा नो। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट आप लिखना, वर्टिकल लाइन तो कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन किसके लिए होता है? खुद को चेक करने के लिए, वेदर इट इटसेल्फ इज अ फंक्शन और नॉट। हॉरिजॉन्टल उसके इन्वर्स को चेक करने के लिए होता है। जैसे ये देखो, के लिए भी अभी जगह छोड़ते हैं, ये पैराबोला क्या है? ये तो फंक्शन है, क्योंकि ये एक ही जगह पे कट कर रहा है वर्टिकली, तो यस इट इज अ फंक्शन। लेकिन अगर आप इस पे बगल में बना देते हैं, अगर आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये पता लगेगा कि एक x1 और एक x2 सेम y शेयर कर रहे हैं। तो व्हाट डज दिस मीन?
एक x1 एक मतलब x2 दोनों सेम y ले रहे हैं, इट इज अ फंक्शन और नॉट? यस, ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। एक चीज और पता लग गया कि अगर मेनी वन को चेक करना हो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये हो गया मेनी वन। और आपको तो पता है मेनी वन का तो इन्वर्स होता नहीं है, क्योंकि जब आप उल्टा करोगे तो फिर y के y के दो दो इमेज आने लगेंगे, x1 x2, तो इसका इन्वर्स नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वो ये कहता है कि इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the graph at more than one point, then its inverse will be not a function या inverse will be not possible। समझ में आ गई बात? तो वर्टिकल होता है सेल्फ चेकिंग के लिए, हॉरिजॉन्टल होता है उसके इन्वर्स के लिए। कभी अगर आपको मेनी वन चेक करना हो तो भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा सकते हैं, मेनी वन के लिए भी। मेनी वन फिर वही कहोगे कि इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स एट मोर देन वन पॉइंट देन द फंक्शन इज मेनी वन, and since it is many one its inverse is not possible। तो ये बेटर वर्जन है, तो यही हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, if any horizontal line cuts the graph at more than one point, then it will be many one फंक्शन। वैसे मिनी वन फंक्शन के लिए फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट भी चेक करना होगा कि फंक्शन है या नहीं। नहीं तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि सर्कल में तो मैम फिर ये मिनी वन हो जाएगा क्योंकि ये मोर देन वन पे कट कर रहा है, इसलिए इट मे बी लिखते हैं, इट विल भी नहीं लिखेंगे, इट मे बी मेनी वन, सो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही मेरी बात? इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो इन दोनों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है पेपर में, तो पेपर में किस तरीके से आएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व। कर्व लिखा होता है, फंक्शन नहीं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व, आप ग्राफ बनाओगे, फिर बोलेंगे नाउ स्टेट वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, इफ इट इज अ फंक्शन वेदर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, सब कुछ आपको ग्राफ से बताना होगा। क्लियर? ये इतना था हमारा फंक्शन एंड इट्स टाइप पे, फंक्शन एंड इट्स टाइप पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डोमेन एंड रेंज। रेंज को बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि रेंज ना हम लोग इको ऑनर्स में मैक्सिमा और मिनिमा के थ्रू पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। 7 और 9 जब चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो फिर से एक बार रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी जो है डोमेन पढ़ना, रेंज बहुत लाइट सा पढ़ना, वही इन्वर्स फंक्शन बना करके और डोमेन जैसा सॉल्व करना है, जो कि आप 11th-12th में करते थे वही है। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन डोमेन के हमें करने हैं, रेंज के बहुत कम। तो रेंज के लिए हम लोग ग्राफ का लॉजिक यूज़ करेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लॉजिक यूज़ करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा का लॉजिक यूज़ करेंगे। इसलिए अभी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन रेंज के नहीं मिलेंगे चैप्टर 2 में, तो चैप्टर 9 में मिलेगा। डोमेन, डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई बताएगा व्हाट इज डोमेन? ट्राई करो। यस, डोमेन इज द set of all pre-images। सही है, set of all pre-images। और रेंज क्या होगा? set of all images, set of all images। यस बच्चे, आपने सही ही जवाब दिया होगा। नाउ अब एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। मैंने अगर लिखा y इज इक्वल टू 4x प्लस 3/5, इसका डोमेन बताना क्या होगा और रेंज क्या होगा बताना। सोचो जरा, सोचो क्या होना चाहिए डोमेन।
ऑल रियल वैल्यूज किस हिसाब से? ठीक है, आंसर तो सही है आपका। ध्यान से सुनो, कैसे ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि मैम हम किसी भी नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते। देखो इस फंक्शन का रूल है क्या, जो भी x आएगा उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 3 ऐड किया जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा। तो हमें कोई भी रियल नंबर लेने से मना नहीं कर सकता कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई मत करो, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल नंबर हो। ये चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के 5 ये जो हैंड है ना, इससे याद रखना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल। यही टोटल 5 नंबर सिस्टम आपको पढ़ने। एक होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नहीं पढ़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना, ट्रिगो नहीं पढ़ना है। बहुत राहत मिला है हमें एमएमई में। तो चाहे इन पांचों में से कोई भी नंबर होगा, हर नंबर के साथ हम 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर उसमें 3 भी ऐड कर सकते हैं और उसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। रियल नंबर को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज, अब आप बहुत बड़ी नेगेटिव लाइक -50,000 डाल दो, सब कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव आने वाला है। जितना बड़ा पॉजिटिव डालोगे उतना आने वाला है। वैसे इसको लिमिट से भी सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा, 6, 7, 9 पढ़ लोगे तो भी आप इसको कर पाओगे। आप इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव कर देना। कैसे प्रूव करोगे, इतना तो खैर आपको आइडिया है। वाई डैश निकालेंगे तो आ जाएगा 4/5 विच इज पॉजिटिव। जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम लोग चैप्टर 7 और 9 में करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना 11th-12th में, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिनको अभी तक याद है, उन्हें पता होगा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ऐसा ही शेप होगा, कहीं ना कहीं जा रहा होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू -इन्फिनिटी पे मिलेगी और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी, +इन्फिनिटी पे। तो लिमिट वाले अप्रोच से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे y पे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4/5 इंटू एक्स प्लस 3/5। अब इन्फिनिटी में 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी और प्लस करोगे तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गई मैक्सिमम वैल्यू। फिर मिनिमम निकालोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए, लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी 4/5 इंटू एक्स प्लस 3/5। तो -इन्फिनिटी में 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -इन्फिनिटी और प्लस 3/5 तो भी -इन्फिनिटी। तो इसलिए इसका डोमेन भी कितना हो गया, सॉरी रेंज कितना हो गया, वो भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। समझ में आई बात? एक लॉजिक तो मैंने चलो बातों बातों में आपको लिमिटिंग अप्रोच भी बता दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से, कभी मैक्सिमा मिनिमा भी बता देंगे, कभी इन्वर्स निकालना भी बता देंगे। तो सारे अप्रोच आपको रेंज वाले याद रखने हैं। क्लियर बच्चे? अब 2 रूल बताएंगे और एक इजी सा क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। हमें ट्रिगो तो पढ़ना नहीं है, इसलिए ट्रिगो का डोमेन और रेंज तो चला गया हमारे कोर्स से। हमें ट्रिगो पढ़ना नहीं है, तो ट्रिगो का डोमेन और रेंज चला गया। सिर्फ अब 2 रूल हमें पढ़ने हैं। रूल 1, रेशियो फंक्शन यानी px अपॉन qx इज नॉट डिफाइंड इफ qx इज 0। मतलब मैम अगर जी में मैथ्स लूंगा तब ट्रिगो तो, हाँ जी में तो आएगा ना। जी तो आप समझ लो कि मैथ्स ऑनर्स का ही माइनर रूप है, उसी को थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन रहेंगे सारे टॉपिक्स वही। आपके टॉपिक से सुनने में और मैथ्स ऑनर्स के टॉपिक सुनने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन लेवल पे फ़र्क होता है। लेवल बहुत ज़्यादा डीप होता है मैथ्स ऑनर्स वालों का, आप लोग को थोड़ा ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं। तो पी एक्स बाई क्यू एक्स इज नॉट डिफाइंड इफ क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, यानी रेशियो फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रूल 1 और रूल 2, अगर रूट अंडर एफ एक्स है तो इज नॉट डिफाइंड इफ एफ एक्स इज नेगेटिव। अब इसका लॉजिक देखो, रूट अंडर 0 तो आप लिख दोगे 0, रूट अंडर 0 तो आप लिख दोगे 0, रूट अंडर पॉजिटिव रहेगा 16 तो भी आप लिख दोगे 4। लेकिन रूट अंडर -16 को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते बच्चे। क्यों? क्योंकि आज तक कोई ऐसा नंबर नहीं मिला है जो खुद के साथ मल्टीप्लाई करके नेगेटिव दे दे।
नेगेटिव नहीं दे सकता, क्योंकि मान लो अगर x -4 आप ले लेते हो, सपोज करो, तो दोनों -4 लेना पड़ेगा, तो भी ये लो +16 ही आ रहा है। अगर आप दोनों को प्लस प्लस ले लोगे तो भी +16 आ रहा है, माइनस तो कभी आ ही नहीं रहा। तो नेगेटिव का अंडर रूट नहीं होता, और ये आपने 11th क्लास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, तभी तो इसके लिए आयोटा आया था ना, रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, f(x) इज नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव मत बोलना गलती से, मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही पॉजिटिव बोलोगे ना उसमें जीरो नहीं आएगा, लेकिन जीरो का भी तो अंडर रूट होता ही है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो f(x) इसलिए हम लोग जब डोमेन डिफाइन कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो px by qx इज नॉट डिफाइंड इफ qx इज इक्वल टू 0, और नेगेटिव का अंडर रूट नहीं होगा। इन दोनों पे अभी आज के लिए बस सिंपल एग्जाम्पल करते हैं, कल थोड़े मुश्किल वाले करेंगे। आप लोग पढ़ के और रिवाइज करके क्लास में बैठोगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक मैंने दिया आपको y इज इक्वल टू 2x + 5 अपॉन 4x + 6। ये किस टाइप का फंक्शन है? इसमें लॉजिक 1 लगेगा, लॉजिक 2 लगेगा? लॉजिक 1 लगेगा, अंडर रूट तो है ही नहीं, ये रेशियो फंक्शन है। 4x + 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू -6/4, तो विच इम्प्लाइज x शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2। x जो है वो -3/2 नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन हो जाएगा, रियल नंबर माइनस, ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक सिंगल एलिमेंट को निकालना हो तो एक्सेप्ट -3/2 लिख ये बच्चे आपने क्या लिखा है? एक मिनट, गलत हो गया आपका। आपने जो मुझे ये लिख करके भेजा है, वैसे उसमें कर्ली ब्रेसेस का ऑप्शन नहीं होगा, मुझे पता है आप जब टाइप कर रहे होगे, लेकिन लिखना कर्ली ब्रेसेस ही है। ऐसे नहीं लिखते हम लोग कभी भी एलिमेंट को सेट के अंदर। डोमेन हो गया, और इस तरीके से भी लिख सकते हो, -∞ to -3/2 ओपन ब्रैकेट यूनियन -3/2 से लेकर के +∞। इस बीच में क्या हुआ ना, -3/2 गायब हो गया, ना इधर वाले ने उस पर क्लेम किया, ना राइट वाले सेट ने उस पर क्लेम किया, तो -3/2 निकल गया हमारे पूरे सेट से। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जरा करना। f(x) इज इक्वल टू रूट अंडर 4x + 3, इसका डोमेन क्या होगा? बहुत इजी है, करके बताओ मुझे। r+, इतना जल्दी? 4x + 3 should be greater than equal to 0. 4x should be greater than equal to -3. x should be greater than equal to -3/4. तो आपने जो r+ लिखा है वो तो गलत हो गया ना बच्चे, क्योंकि हम तो -3/4 और उसके आगे सब ले सकते हैं, तो डोमेन क्या हो गया? समझ में आई बात? आप थोड़ा जल्दीबाजी कर गए, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट -3/4 से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्लोज्ड ब्रैकेट इसलिए क्योंकि इज इक्वल टू इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल अंडर रूट, उसमें इज इक्वल टू आ सकता है, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट लिया। तो ये थे कुछ इजी क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे अगर नेक्स्ट क्लास में करके आना चाहते हो, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास देखो यहाँ रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो पता है ना कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4x + 3 को क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इज इक्वल टू होगा, ओके। अब आप इनइक्वलिटी सॉल्व करो। इनइक्वलिटी में ध्यान रखना, कई बच्चों का इसमें ये होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक होता है। सिर्फ साइन तभी चेंज करेगा जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होंगे,
तो 3 उधर जा रहा है तो देयर विल बी नो चेंज इन द साइन, वो -3 ही रहेगा, लेकिन इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हम 4 से डिवाइड करें तो भी इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3/4। इस चीज का बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन में यही होता ही है, इनइक्वलिटी सॉल्व करने वाला, जो कि चैप्टर 1 में कराएंगे हम लोग। चैप्टर 1 और 2 का मिला करके इनइक्वलिटी से रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं। 4 to 5 मार्क्स तो मिनिमम होता ही होता है। तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4, यानी नंबर सिस्टम पे -3/4 से आगे सारे चलेंगे, पीछे कोई नहीं आ रहा। उसके लिए तो क्लोज्ड ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं ना, -3/4 से इन्फिनिटी। नाउ इट इज क्लियर। हाँ जी बच्चे, जिन्होंने पूछा था क्लियर हो गया? ठीक है। चैप्टर 2 में, क्लास 2 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिनको आ गया वो बच्चे ट्राई करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। 2x - 1 बाई x² - x। ये एक तरीके से होमवर्क भी है, और नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे भी। y इज इक्वल टू रूट अंडर x - 1 बाई x - 2 इंटू x + 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x + 1 टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई x - 1 टू द पावर हाफ। ये 3 क्वेश्चन करके आना है बच्चे आपको। इसके बाद से हम लोग बेसिक ग्राफ पढ़ेंगे। पहले बेसिक ग्राफ में जितने भी टाइप के ग्राफ होते हैं वो सारा देख लेंगे, फिर मॉडिफिकेशन पे चलेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा मॉडिफिकेशन ऑफ द कर्व्स आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले तो हम लोग डोमेन को क्लियर करेंगे, उसके बाद से ग्राफ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। पहले बेसिक ग्राफ, फिर मॉडिफिकेशन। तो मुझे लगता है कि दैट्स ऑल फॉर टुडे। देख लेते हैं अगर किसी का कोई डाउट आया होगा। एक मिनट, आपसे बात करते हैं हम अभी। मुझे ऑफिशियली इसको, यस जानवी क्या पूछ रहे हो, पूछो। हम लोग जो क्लास में करा रहे हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाएगा, असाइनमेंट और पीपी मिल जाएगा, और कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। सिलेबस हम लोग का एग्जाम से 1 महीना पहले ख़त्म करना ही होता है, क्योंकि फिर हम लोग का क्रैश कोर्स जो है वो हम लोग का स्टार्ट होता है लाइव में। और ऐसे अगर आप देखोगे तो हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, क्योंकि लास्ट ईयर से इस ईयर में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो बोलो। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं, पहले मुझे क्लास को ऑफ करने दो। तो आज के लिए टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के साथ, और कुछ और टॉपिक्स हम लोग करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।